अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम। इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस इरिगेशन सिस्टम भी कहते हैं। इस इरिगेशन सिस्टम के एलिमेंट्स कौन से हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर रिवर्स जो हैं वो 6 रिवर्स हैं, 6 दरिया हैं। कौन कौन से हैं उसकी डिटेल मैं आपको मैप के साथ पढ़ाऊंगी। देन बैराजेस हैं, 19 बैराजेस हैं इसमें। देन इंटर रिवर लिंक कैनाल्स, उसके बाद आपके ब्रांच कैनाल्स और मेन वाटर कोर्सेज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की जो टोटल इरिगेटेड जितना भी एरिया है उसका 80% इस सिस्टम से इरिगेट होता है। अब मैप से मैं आपको बताती हूँ कि ये इरिगेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से ये पूरे कंट्री में जो पूरे कंट्री के जो एग्रीकल्चर है उसको इरिगेट करता है। पाकिस्तान में टोटल रिवर्स वैसे तो 24 हैं, लेकिन जो ये सिस्टम है इसके अंदर टोटल रिवर्स जो हैं वो 24 हैं और इसमें मैक्सिमम रिवर्स जो हैं, मैक्सिमम नहीं बल्कि सारे रिवर्स ही पंजाब के हैं सॉरी। और इन्हीं रिवर से पूरा पाकिस्तान जो है उसका डिफरेंट उसको प्रोपोर्शंस के साथ डिवाइड किया गया है। उस इरिगेशन वाटर को किस तरह से उसकी प्रोपोर्शंस की गई हैं, किस अकॉर्ड के तहत की गई हैं, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे रफ सा स्केच बनाती हूँ पाकिस्तान का। ये मैप है पाकिस्तान का और इसमें आप देख सकते हैं जो ये वाला एरिया है ये चाइना है, ये इंडिया है सारा, और ये जो चाइना और इंडिया के बीच में ये जो प्लेस है यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं डिफरेंट। इंडिया में इसको कैलाश वैली कहते हैं, चाइना में ये तिब्बत है और इस तिब्बत के पास एक लेक है जिसको मानसरोवर लेक कहते हैं। मानसरोवर लेक से एक्चुअली जो रिवर इंडस है वो इमर्ज होता है। ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है पाकिस्तान का ये जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान। इसी तरह से जो ये पोर्शन है ये पंजाब है, ये सिंध और ये बलोचिस्तान। अब सबसे पहले हम देखना है कि जो रिवर इंडस है दरिया सिंध जो कि इंडस बेसिन सिस्टम का मेजर बैकबोन है, उसका मेजर रिवर है और बाकी जितने भी रिवर्स 6 रिवर्स हैं वो इस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। ये जो लेक मानसरोवर मैंने आपको बताई है यहाँ से इंडस रिवर इमर्ज होता है। ब्लू से बनानी पड़ेगी। यहाँ से रिवर इमर्ज होता है, इंडस रिवर गिलगित बल्तिस्तान में जाता है, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये केपीके में और केपीके से ये पंजाब में एंटर होता है, पंजाब से ये सिंध में एंटर होकर यहाँ पर इस जगह पर ये अरेबियन सी में चला जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है आई होप आपको समझ आ रही होगी। मिक्सअप हो गए, कलर्स डिफरेंट काम नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है ये रिवर है इंडस। अच्छा, ये रिवर जो है पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इस रिवर के ऊपर यहाँ पर एक डैम है जिसको हम कहते हैं तरबेला डैम। केपीके में हरिपुर हज़ारा के मकाम पर तरबेला डैम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ डैम है। इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वाटर स्टोर होता है और ये पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर है दैट इज़ जेहलम। जेहलम जो है वो इंडिया का जो कश्मीर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर,
वहाँ से इमर्ज होके यहाँ केपीके में एंटर होता है, और वहाँ से ये यहाँ पर ये इंडियन कश्मीर से निकलता है और यहाँ से यहाँ एंटर हो जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कश्मीर से ही एंटर होता है, उधर से इंडियन कश्मीर, इधर से पाकिस्तान कश्मीर, ये दरिया जेहलम है। देन हमारे पास आता है दरिया चनाब। दरिया चनाब इंडियन हेड जम्मू रीजन से पाकिस्तान में सियालकोट के मकाम से एंटर होता है। दोनों रिवर्स यहाँ पर झंग में त्रिमू हेड के मकाम पर मिलते हैं। देन हमारे पास आता है रावी रिवर। रावी रिवर जो है वो हिमाचल, इंडियन से हिमाचल जगह का नाम है, और पाकिस्तान में लाहौर से एंटर होता है। देन हमारे पास सतलुज है, जो कि इंडियन के गंडापुर सिंह बॉर्डर, उनकी वहाँ की साइड जो है वो फिरोजपुर तहसील है, और जो बॉर्डर है वो गंडा सिंह बॉर्डर है, और पाकिस्तान में कसूर है, कसूर से एंटर होता है दरिया सतलुज। ये दरिया सतलुज, दरिया रावी, और यहाँ से ये जो दोनों दरिया जेहलम और चनाब हैं यहाँ पे आते हैं, और पंजनद के मकाम पर ये सारे रिवर्स मिलते हैं। एक और पांचवा रिवर है पंजाब का, जिसको ब्यास कहते हैं, जो यहाँ से निकलता है, लेकिन इंडियन ने उसको वापस अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया हुआ है, जो कि इस फिर सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाता। उसका पानी यहीं से आता है, यहीं से पंजाब से ही डाइवर्ट हो जाता है। ये जो रिवर्स पांच मिलते हैं पंजनद के मकाम पर, आगे जाकर ये कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे दरिया अब खुद ख़त्म हो गए हैं, इनका वजूद नहीं रहा। ये दरिया सिंध के अंडर कोट मिठन के मकाम पर एंटर हुए हैं, तो ये दरिया सिंध की, ये इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ट्राइब्यूटरीज। सो तमाम ये जो रिवर्स हैं इंडस सिस्टम के 6 के 6 रिवर्स, ये एक्चुअली 5 रिवर्स क्या हैं? दरिया सिंध की ट्राइब्यूटरीज हैं। यहाँ पे आगे दरिया सिंध जो है वो आता है और यहाँ पे मिल जाता है। अब इसमें डिफरेंट जो किस्म के बैराज हैं, हर रिवर पे डिफरेंट बैराजेस जो हैं वो बने हुए हैं। अगर हम दरिया सिंध की बात करें तो सिर्फ दरिया सिंध पर 6 बैराजेस हैं, 6 बैराजेस दरिया सिंध पर मौजूद हैं। ऑन इंडस 6 हैं। इस 6 में 3 जो हैं वो पंजाब में हैं और 3 जो हैं वो केपीके में। पंजाब में कौन से हैं? जिनाह बैराज, चश्मा बैराज और तौनसा बैराज। ये 3 पंजाब में हैं। इसके अलावा केपीके नहीं, सिंध में 3 हैं। सिंध में 3 कौन से हैं? सबसे पहले गुड्डू बैराज, जैसे ही यहाँ रिवर इन अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ यहाँ पर एंटर होता है, सबसे पहले दरिया यहाँ पे गुड्डू बैराज है। देन आपके पास सक्खर बैराज। सक्खर बैराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट है, 1932 में बना था, ओल्डेस्ट बैराज है। और उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद में कोटड़ी बैराज है, और इस कोटड़ी बैराज के बाद जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में गिर जाता है। अच्छा, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडस रिवर जो है वो उसके कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से रिवर्स हैं, किस तरह से वापस में मिले हुए। यहाँ पर मैंने आपको रिवर्स का मिलने का तो बता दिया। अब यही रिवर्स आपस में इंटरलिंक होकर जो है वो डिफरेंट लिंक कैनाल्स बनाते हैं। कौन सी होती हैं वो लिंक कैनाल्स? चश्मा जेहलम लिंक, तौनसा पंजनद लिंक, रसूल कादराबाद लिंक, कादराबाद बल्लो की लिंक, बल्लो की सलमान की लिंक, और त्रिमू सिद्धनाई लिंक। ये नहीं, ये डिफरेंट जितने भी आपके पास, अब इतना ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो देखनी, क्योंकि आप जो है वो सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं। सो मैंने आपको तमाम वो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, वही ज़रूर चीज़ें बतानी हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको जो पॉइंट चीज़ें वही देखें जो PPSC के एग्ज़ाम में
पीछे पूछी गई हैं या जिसका ट्रेंड रहा है। सो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। अब यहाँ पर बनती है हमारे पास इंटरलिंक कैनाल्स के बाद आपके पास बनती हैं ब्रांच कैनाल्स के बाद आती हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर कैनाल्स के बाद जो है वो वाटर कोर्स होता है जो कि डायरेक्ट फार्मर की फील्ड में जाता है। वहाँ पर उसके जो आउटलेट्स होते हैं जिनको हम मोगा और नक्का कहते हैं, उन मोगा और नक्का आउटलेट्स के ज़रिए जो पानी है वो क्रॉप्स में चला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, देन हम यहाँ तक का आई होप आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंट अथॉरिटीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ, या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इरिगेशन सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, इस इरिगेशन सिस्टम को। इनको आपने ना ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी सर, सिर्फ ये देखना है कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए वापडा, इसका एब्रीवेशन क्या है, यानी कि इसका ये एब्रीवेशन है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेफिनेटली इरिगेशन सिस्टम का। देन आपके पास है इरसा। इरसा भी एक अथॉरिटी है जो कि 1992 में बनी थी। इसको हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का क्या मकसद है, क्यों बनी थी, ये मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में टोटल 24 रिवर्स हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं सबको जो इरिगेट करता है सिस्टम वो यही इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम है, जो कि 6 रिवर्स पर डिपेंड करता है। और ये 6 रिवर्स मेजरली पंजाब से हैं, और लेकिन ये सारे प्रोविंसेस को थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन से इरिगेशन वाटर दिया जाता है। इस अकॉर्ड को कहा जाता है अपोर्शनमेंट अकॉर्ड। अपोर्शनमेंट अकॉर्ड, या आप कह लें वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड, जो कि 16 मार्च 1991 में साइन हुआ था, और ऑलमोस्ट 21 मार्च को CCI, पाकिस्तान CCI ने इसको अप्रूव किया था। CCI क्या है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये पाकिस्तान की वो काउंसिल है जो इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इसका ये काम करती है। ये जो सूबों के दरमियान में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं या जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, इंक्लूडिंग वाटर, मेजरली वाटर के मसले होते हैं, झगड़े पानी पे ज़्यादा होते हैं, तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए CCI जो है वो काम करती है। अब चूँकि ये वाले जो अकॉर्ड था, अपोर्शनमेंट अकॉर्ड, ये पानी की डिवीजन के लिए बनाया गया था कि किस तरह से तमाम सूबों में इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम का जो पानी है वो डिवाइड किया जाएगा। तो इसलिए ये अकॉर्ड बनाया गया और इस अकॉर्ड को CCI ने अप्रूव किया, और इसी अकॉर्ड के तहत जो है वो इरसा बनाई गई, ये अथॉरिटी बनाई गई। अब इस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो पंजाब है उसका जो हिस्सा है इस वाटर में 37% है, और सिंध का भी ऑलमोस्ट 37% है, 36 to 37। सिंध का जो है वो KP के 14%, बलूचिस्तान जो है वो 12%। ये इनका प्रोपोर्शन है वाटर का, जो वाटर प्रोपोर्शनेट अकॉर्ड के तहत इनको दिया गया था, इनकी डिवीजन हुई थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा एक तो और चीज़ें हैं, OFWM, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट। ये भी आप बस देख लें कि क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसका काम क्या है। इसका काम यही है कि फॉर्म पे जो वाटर होता है उसमें वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या इरिगेशन के जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए। देन आपके पास आता है PIDA, PIDA। इसको हम कहते हैं प्रोविंशियल इरिगेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ड्रेनेज अथॉरिटी, प्रोविंशियल इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी। ये सारे इदारे
अथॉरिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस कह लें, ये मिलकर काम करते हैं और इंडस बेसिन रिवर सिस्टम इनके तहत चलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पीपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें है जो लेक्स हैं, सॉरी जो कैनाल्स हैं, उनकी टाइप्स होती हैं। कुछ कैनाल्स जो होती हैं वो सारा साल चलती हैं, कुछ कैनाल्स जो होती हैं वो टाइम टू टाइम चलती हैं। तो इस बेस पे इनकी टाइप्स होती है। पेरिनियल कैनाल्स, जैसे आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा, ये वो कैनाल्स हैं जो अनइंटरप्टेडली पूरा साल इरिगेट करती हैं क्रॉप्स को। ड्रॉ वाटर ईयर राउंड फ्रॉम अ बैराज और अ रिवर विद परमानेंट फ्लो, यानी किसी भी बैराज या रिवर से ये पानी लेती हैं, इनका फ्लो परमानेंट होता है और पूरा साल ये जो है वो रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर के तौर पर एक्ट करती है और पूरे इरिगेशन सिस्टम का ये बैकबोन कहलाती हैं। देन आपके पास आती हैं नॉन पेरिनियल कैनाल्स, जो डेफिनेटली इसके अपोजिट होंगे, जो साल में पूरा साल नहीं फ्लो करती और इनका ज़्यादातर जो मेजर पीरियड होता है ड्यूरिंग फ्लड होता है। फ्लड जब आता है, रिवर्स ओवरफ्लो करते हैं, इनंडेशन होती है, तो रिवर के ओवरफ्लो करने से वो जो एक कैनाल्स बनती हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये नॉन पेरिनियल कैनाल्स हैं। इनका कोई परमानेंट बैराज, कोई परमानेंट डैम नहीं होता, ये फॉर टाइम बीइंग होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं और उन्हीं ख़ास ड्यूरेशन में भी ये होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास दो तरह की इरिगेशन सिस्टम कह लें या कह लें कि दो तरह की इरिगेशन होती है। एक को हम कहते हैं ग्रेविटी लेड और एक को हम कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ग्रेविटी लेड वो होती है जो दरियाओं से, कैनाल से खुद ब खुद इरिगेशन हो जाती है, और जो लिफ्ट ड्रेनेज होती है, सॉरी लिफ्ट इरिगेशन होती है। अब ये रैंडम सी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि जैसे ये देखें ना, ग्रेविटी इरिगेशन, अगर आपको एमसीक्यू आता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ग्रेविटी इरिगेशन, उसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे ट्यूबवेल, वेल या रेन, उसके बाद जो है वो रिवर, कैनाल। डेफिनेटली जो ग्रेविटी के अंडर इरिगेशन हो रही है उसको हम ग्रेविटी इरिगेशन कहेंगे या ग्रेविटी फेड इरिगेशन कहेंगे। इसी तरह से जो लिफ्ट इरिगेशन है, सॉरी ड्रेनेज लिख दिया, लिफ्ट इरिगेशन है, इसका मतलब ये है कि हमने ग्रेविटी अगेंस्ट पानी को ज़मीन से लिफ्ट करके ऊपर ले आना है और फिर उससे इरिगेशन होनी है। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि पानी को ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे से लिफ्ट कैसे किया जाता है, ट्यूब वेल्स के ज़रिए या वेल्स के ज़रिए। जब आपको इनका कॉन्सेप्ट होगा तो एमसीक्यूज़ में दी गई एग्जांपल्स जो है वो आपको क्लिक कर जाएंगी कि इसमें कौन सा आंसर इसका हो सकता है। यहाँ तक जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज होते हैं, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए तो फिर आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इश्यूज कौन से हो सकते हैं इसमें? सबसे पहला जो इशू है वो है कन्वीनियंस लॉसेस। कन्वीनियंस क्या होती है? कन्वीनियंस का मतलब होता है पानी जो है जाने का जरिया। अब पानी कैसे आता है? वाटर चैनल्स के जरिए। ये वाटर चैनल है मिसाल के तौर पर, यहाँ से ये पानी जो है वो आ रहा है फ्लो करता हुआ। अच्छा, अब ये वाटर चैनल जाहिर सी बात है सॉइल का बना हुआ है, इधर भी सॉइल है इधर भी सॉइल है, पानी अंदर से गुजर रहा है तो साइड पे जैसा भी तो हो सकता है ना, और डेफिनेटली होता है, एब्जॉर्ब होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, वाटर चैनल्स के अंदर या जिस कोर्स से भी वो आ रहे हैं उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है, इसको हम कहते हैं सीपेज, हॉरिजॉन्टल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये आपको एमसीक्यू में इस तरह आ सकता है, हॉरिजॉन्टल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन चैनल्स या वाटर कोर्स क्या कहलाती है? सीपेज। अच्छा, इस सीपेज की वजह से कन्वेंस लॉसेस होते हैं, यानी जितना पानी पीछे से आ रहा होता है डाइवर्ट होके मेन सोर्स से, वहाँ इरिगेशन क्रॉप तक पहुँचते पहुँचते उतना नहीं रहता। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, 1000 लीटर पानी जो है वो आ रहा है,
जहाँ से वो आ रहा है वहाँ से 1000 लीटर निकला था ये, लेकिन फील्ड तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ 200-300 लीटर बच गया है। तो वो जो पानी खराब यानी ज़ाया हो गया है वो किस में चला जाएगा, वो ज़्यादातर कन्वेंस लॉसेस में आता है, या इसको वाटर कोर्स लॉसेस भी हम कहते हैं। देन आपके पास एक और इशू आता है इरिगेशन सिस्टम में, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। जब पानी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उसमें ये होता है कि पानी जो है जितना क्रॉप को चाहिए होता है उससे ज़्यादा क्रॉप के अंदर जमा हो जाता है, उसकी एरिया के अंदर मौजूद होता है, प्लॉट के अंदर मौजूद होता है। अब होता क्या है कि उस वाटर टेबल की वजह से, वाटर टेबल के बढ़ने की वजह से जो पोर्स हैं मिट्टी के वो क्लॉग कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो उनके बंद होने की वजह से जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। जड़ों तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो जड़ें जो है वो रेस्पायर नहीं करती और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। सो वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ा इशू है। इस इशू से बचने के लिए ड्रेनेज बहुत ज़रूरी होती है। ड्रेनेज की फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ड्रेनेज कैसे की जाती है, ड्रेनेज बहुत ज़रूरी हो जाती है वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग जब प्लांट्स की हो जाती है तो फिर वो प्लांट्स जो है उनकी जर्मिनेशन रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वाटर लॉगिंग के अलावा एक और इशू होता है सैलिनिटी का। सैलिनिटी का मतलब होता है पानी जो हमारा है इस वक्त उसके अंदर ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, डिफरेंट किस्म के नमकियात, न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट सॉल्ट्स, जिसमें ज़्यादातर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वो पानी में शामिल हो चुके हैं। जब वही पानी, वही इरिगेशन वाटर हम फसलों को देते हैं तो उनमें वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम सैलिनिटी कहते हैं। अच्छा, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है स्काप, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्काप क्या है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, इसमें सैलिनिटी पे काम किया जाता है और ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो इरिगेशन में ऐसी नई टेक्निक्स लाते हैं जिससे सैलिनिटी से बचा जा सकता है। देन आपके पास ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, हेड टेल इनइक्वालिटी। हेड टेल इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये नहर है, यहाँ से आ रही है, ये रिवर मेन था, इस रिवर से ये नहर निकली है और यहाँ पे आ रही है। जहाँ से निकली है ये इसका हेड है, जहाँ पे जा रही है वो इसकी टेल है। जो फार्मर हेड पे जिसकी क्रॉप्स होंगी उसको पानी ज़्यादा मिलेगा, टेल तक पहुँचते पहुँचते उस नहर का पानी में भी कम हो जाए तो टेल वाले फार्मर को पानी कम मिलेगा। सो ये भी एक इनइक्वालिटी जो है वो रहती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिजर्वॉयर सिल्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिल्टेशन, सिल्टेशन का मतलब होता है पानी करने का कोई भी ज़ख़ीरा, हम जैसे डैम्स बनाए जाते हैं, जो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं डिफरेंट, जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, उन रिजर्वायर्स के अंदर जब प्लांट्स के अंदर पानी के अंदर डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स ज़्यादा हों या उसके अंदर सॉयल और डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हों, ग्रेवल हो, सैंड हो, क्ले हो, ऐसे चीज़ें जब ज़्यादा हों, जाहिर सी बात है पानी जो भी इरिगेटेड वाटर होता है, इरिगेशन का वाटर होता है, दरिया का हो, नहर का हो, वो साफ़ तो नहीं होता, उसके अंदर हर सारे मटेरियल्स मौजूद होते हैं। जब वो किसी रिजर्वायर के अंदर या डैम के अंदर जाता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट्स की शक्ल में बैठ जाते हैं। जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये एक डैम है, इस डैम की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है। जब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेडिमेंट्स भी इकट्ठे होते रहेंगे यहाँ पर इतने ज़्यादा, अब यहाँ तक तो ये सेडिमेंट्स हैं, अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ इतनी रह गई है, पहले इतनी थी, अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ इतनी रह गई है। इसको हम कहते हैं सिल्टेशन इशू। देन आपके पास आता है, आई गेस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इरिगेशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बल्कि यहाँ तक जो पढ़ लिया है ना, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इरिगेशन की टाइप्स पे होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन वगैरह ये सब कुछ वो भी हमने पढ़ना है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पास पेपर्स को देखिए ना ज़रा, तो आपको पता चले उसमें डिफरेंट क्रॉप्स, बल्कि जो हमारे मेजर क्रॉप्स हैं
कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट, उन क्रॉप्स का ना उन्होंने डिफरेंट चीज़ें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूछा होता है। इनका सीड रेट कितना होता है पर एकड़ के हिसाब से, इनका बोटेनिकल नेम जो है वो क्या होता है, साइंटिफिक नेम जिसको हम कहते हैं, वैरायटीज़ कौन सी हैं, ये वैरायटी हैं तो इनमें से इसकी वैरायटी कौन सी है, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं हर क्रॉप पे एक लेक्चर आपको डिटेल से दूँ, जिसमें आपको तमाम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको उसमें डिस्कस की जाएंगी। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है और आपको समझ आई होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो है वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।